नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सुपौल से है, जहां लोहिया नगर स्थित एक टायर दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। दुकानदार के अनुसार करीब 25 से 30 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विकराल आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया होगा। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुकानदार को काफी नुकसान पहुंचाया है। टायर दुकानदार ने बताया कि करीब लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इधर जहानाबाद घोसी प्रखंड स्थित एक रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रुआ फैक्ट्री में ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया है। लाखों की संपत्ति जल गया। आग लगने का कारण क्या है? शॉर्ट लग गया है। शॉर्ट सर्किट से, बिजली से, है ना। और नवादा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कादिरगंज में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। दरअसल जिस दुकान में आग लगी वो एक घर के नीचे मौजूद है। आग की लपटें दुकान से होकर पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घर में मौजूद लोग इतने घबरा गए कि जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। एक महिला जान बचाने के लिए छज्जे के सहारे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कोई चारा नहीं दिखा तब उसने छलांग लगा दी। महिला के पैर में चोट आई है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर पटना से है, जहां पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। देर रात करीब 1 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित लोधीपुर के पास शराब पार्टी की सूचना पर पुलिस ने रेड मारा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस ने रेड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, असामाजिक तत्व उसे छुड़ाकर ले गए। हमला करने वाला खुद को डीएसपी बता रहा था। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची। छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। कैसे चोट लगी आपको? छुड़ाने में वो अपना भाई के छुड़ाने आए, आप दिए सबका इसको लगी। दुमका के काठीकुंड में सड़क निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार से नक्सली के नाम पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए लेवी मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में एक अपराधी स्थानीय है, जबकि दूसरा अपराधी बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों के पास से कई सिम कार्ड और मोबाइल जब्त किए हैं। दोनों से पुलिस की टीम अभी पूछताछ कर रही है। काठीकुंड का मामला है। इसमें एक पर्चा दिया गया था एक संवेदक को, जिसने सड़क का निर्माण करा रहे थे, तो उसके अंतर्गत उनको लेवी मांगी गई थी। और 2 जो व्यक्ति है इसमें इन्वॉल्व है, उनको एक व्यक्ति जमुई का है और एक दुमका का है। दोनों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। ये जमुई जो है कि वहीं से फ़ोन किया जाता था इसको, और जो संवेदक है, और ये जो व्यक्ति है अजीत पासवान, इसमें पूर्व में 2014 में जेल गया हुआ था। कम से कम 3-4 साल जेल में रह करके बाहर आया था। और इसी बीच रुक कर लेंगे एक बड़ी खबर की। बाढ़ में अंडे के लिए लाठी और डंडे चले हैं, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामला स्टेशन रोड से सटे जमुनी चक गांव का है। बताया जा रहा है कि अंडा खाने के बाद ग्राहक बिना पैसे दिए चलने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर में डंडा लगने से गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस बच्चा का स्थिति, इसके माथा में चोट है। इनको पटना रेफर किया गया है। ये जा रहे हैं
रेफर में पटना इलाज कराने हैं। मारपीट में और भी कोई घायल है क्या? नहीं, मारपीट में तो अभी इतने घायल हैं। और बच्चा सब किया था, हम तो कल घर नहीं थे सर, हम तो अपने चल गए थे मुंगेर। घरवा कहाँ होगा? जमनी चल। तो लड़ाई झगड़ा के पीछे कोई कारण होता है? वो बाल बुतरू अंडा बेचता है, वही सर खाइए लिया, पैसे बन देता, मारबो किया उसको। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि महागठबंधन सरकार बनने से एक विश्वास जगा था, लेकिन अब ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी आखिर सुधाकर सिंह को क्यों नहीं निकाल रही है। महागठबंधन के नेता आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। यही हाल रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ नया नहीं होगा। प्लीज, एक उम्मीद और सपना था महागठबंधन से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक विश्वास जगा था कि बदलाव होगी। खोदी पहाड़ निकला चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। हम आपस में विवाद कर क्या संदेश देना चाहते? हमारे नेता पर आप गाली गलौज, डेली शिखंडी, डेली औकात दिखा रहे हैं आप। क्यों अभी तक सुधाकर सिंह को आरजेडी नहीं निकाल रही है? आप कह रहे हैं नीतीश जी और लालू जी से गठबंधन है ना? बिल्कुल है। तो फिर गठबंधन के नेता को लगातार 3 महीने से गाली क्यों? आस्था पर क्यों हमला बार बार? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी चुप है, मौन है। क्यों मौन है? और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की। जहानाबाद और अरवल में सीएम की समाधान यात्रा होनी है। जहानाबाद में 5 जगहों पर सीएम के कार्यक्रम हैं। सीएम मांदिल पंचायत का निरीक्षण करेंगे। 7 निश्चय योजना का यहां जायजा लेंगे। कमिश्नर मयंक बरबड़े ने लिया है यहां का जायजा। डीएम रिची पांडे ने भी उससे पहले तैयारियों का जायजा ले लिया है। 242 पॉइंट पर पुलिस दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। 4 घंटे तक जिले में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के क्रम में 28-29 जनवरी को मुंगेर भी आएंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सीएम जहां जहां दौरा करने वाले हैं वहां के गली नाली को दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम खुद सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम के आगमन की तैयारियों के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 28 जनवरी को मुंगेर में संभावित समाधान यात्रा है, जिसको लेके 28 को उनके आने का जो संभावित समय है, 28 को वो आएंगे तथा उनका 28 को नाइट हॉल्ट है तथा 29 को जो संभावित यात्रा है वहाँ पे 3 पंचायत को चयनित किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि अभी वो कंफर्म नहीं हुआ। उसको लेके इन तीनों पंचायत में जो आप देख सकते हैं जो काम है चालू है, जो विकास की जो योजना है उसको लेके जो यहाँ पे अधिकारी हैं आप देख सकते हैं कि लगभग 24/7 में बता सकता हूँ 24 घंटा 7 दिन लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे को जो विकास की योजनाएं हैं उस योजनाओं से इस गांव को आच्छादित किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग पंचायत में। बाग पंचायत का यह मंगया पोखर है जिसको आप देख सकते हैं कि सजा धजा के बिल्कुल ही खूबसूरत बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है पहले से कि 28 को आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। 29 को कार्यक्रम संभवतः यहाँ होगा। बाग पंचायत मंगड़ा पोखर संदलपुर में पड़ता है और इतनी इनकी सजावट और इतना अच्छा युद्ध स्तर पे विकास का काम यहाँ हो रहा है। हम लोग काफी खुश हैं कि वास्तव में सीएम विकास पुरुष हैं, क्योंकि वो इतना देहात क्षेत्र के एरिया को चुनते हैं। आज देखिए ये मंगड़ा पोखर बाग पंचायत में जो है ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर छठ पर्व होता है, कम से कम 20,000 आदमी सुबह शाम अर्घ देता है। जब वो आएंगे तो उनका स्वागत यहाँ की जनता जो है काफी पुरजोर ढंग से करेगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
इधर झारखंड में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर आज कोडरमा में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है। सीएम के आगमन को लेकर बागीटार स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम आज इसी स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम सदर अस्पताल और स्कूल का भी दौरा कर सकते हैं, जिसको लेकर स्कूलों को सजाया और संवारा जा रहा है। क्या 2 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस के मौके पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या स्थापना दिवस समारोह के दौरान कई नेता जेएमएम में शामिल होंगे? झारखंड में क्यों चल रही है इस बात की चर्चा? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। झारखंड में आजकल 2 फरवरी की चर्चा जोरों में है। उसी 2 फरवरी की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। चर्चा इस बात की है कि 2 फरवरी को दुमका में होने वाले जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में कई नेता जेएमएम में शामिल होंगे। जिन नेताओं के तीर धनुष थामने की चर्चा है उनमें है हेमलाल मुर्मू, जिनके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी छोड़कर करीब 10 साल के बाद जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। दूसरा नाम है मधुपुर से बीजेपी के विधायक और प्रदेश के मंत्री रहे राज पलिवार। राज पलिवार का पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काटा था। राज पलिवार के गुड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। जरमुंडी विधानसभा सीट से सीताराम पाठक के नाम की भी चर्चा है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं सीताराम पाठक। सीताराम पाठक के चुनाव लड़ने से बीजेपी उम्मीदवार को नुकसान हुआ था। दरअसल जेएमएम ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर है। जेएमएम संथाल परगना की राजनीतिक भूमि को चुनाव के लिहाज से और उर्वरक बनाना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में वोट की फसल काटी जा सके। ये तो बराबर सिलसिला चलता रहता है कि कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई चल जाते हैं। ऐसा कई बार संथाल परगना में हुआ है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, फिर वापस आए। ये सिलसिला चलता रहता है। हेमलाल मुर्मू और राज पलिवार को लेकर बीजेपी में कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है। वैसे बीजेपी के नेता उनके जेएमएम में शामिल होने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस वक्त दूसरे दलों से बीजेपी का दामन थामने वालों की लंबी फहरिस्त संगठन के पास लंबित है। फिर बीजेपी को छोड़कर जाने का सवाल कहां उठता है? कितने कार्यकर्ता यहाँ मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके घर में उनके परिवार के लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो पार्टी छोड़ के चल गए? इसलिए ये कहना कि कोई जा रहा है, अभी तक कहीं से कोई, यहाँ तो आने वालों का तांता लगा हुआ। वैसे 2 फरवरी में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कुछ दिनों में ये साफ हो ही जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, या फिर ये दावा माहौल बनाने के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे ठंड की। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे जा चुका है, जिसे देखते हुए डीएम ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। वहीं मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों की ठंड से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। न्यूनतम तापमान गोपालगंज में 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम किया गया है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए आज हम आधी रात को पहुंचे हैं गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में। ये मॉडल सदर अस्पताल है और कई मायनों में खास है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये गृह जिला है। ऐसे में कई मायनों में ये अस्पताल खास है। ये डॉक्टर का चैम्बर है, आप तस्वीरों में देखिए, और यहाँ पर चिकित्सक मौजूद हैं। चिकित्सक के लिए बजाबते यहाँ पर हीटर की भी इंतजाम किया गया है, ताकि ठंड में मरीजों की बेहतर तरीके से इलाज हो सके। सामने नर्स रूम है जहाँ पर नर्सेज हैं, और ठीक और इस साइड में वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 में तमाम तरह के मरीज भर्ती हैं। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर मरीजों के लिए जो चादर है, बेड पर कंबल है, वो उपलब्ध कराया गया है, और पास में ही हीटर का भी इंतजाम किया गया है। ये तमाम तरह के यहाँ पर सुविधाएं अस्पताल प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई है। एक और वार्ड की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं अंदर, जहाँ इस वक्त काफ़ी संख्या में मरीज जो है यहाँ भी मरीजों के लिए जो
बेड पर चादर है, कंबल है और हीटर, ठंड से बचाव के लिए हीटर का भी यहाँ भी इंतजाम किया गया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल के प्रबंधक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है और हम लोग पूर्व से चादर तो दे ही रहे थे, इसके साथ साथ कंबल और हीटर की भी व्यवस्था किए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा लेबर रूम एसएनसीयू के पास और इमरजेंसी के बाहर अलाव का भी व्यवस्था किया गया है कि जो भर्ती नहीं है, बाहर में जो प्रतीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो भी अलाव पे जला के अपना कर सकते हैं। हम डॉक्टर से भी बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। के मरीज जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हाँ, चूँकि ठंड है तो ज़्यादातर जो एजेड होते हैं पेशेंट, जो 60 प्लस हैं, ज़्यादातर वहीं आते हैं। हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा खतरा भी बना हुआ है, जो कि अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, जिसके चलते हम लोग मैंने इलाज के बाद हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं कि कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं। इलाज तो बेहतर है ही। ठंड को लेकर डॉक्टर भी लगातार बचाव की सलाह दे रहे हैं और मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरत है इस ठंड में लोगों को बचने की। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो देश का आम बजट पेश होने वाला है, जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार की नजरें भी देश के वित्त मंत्री पर टिकी हुई हैं कि इस बार बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए देश के वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या कुछ दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बिहार की मांगों को उनके सामने रखा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि केंद्रीय योजना की जाए। वित्त मंत्री से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। देश का आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की भी उम्मीदें इस बजट पे टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आम बजट भी पेश होने वाला है और हर बार बजट से बिहार की भी काफी आशाएं उम्मीदें रहती हैं। इस बार बिहार को क्या उम्मीद है? आप एज ए वित्त मंत्री क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग तो उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले महीने बजट पूर्व एक इंटरैक्शन होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ हम लोगों का, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों का विमर्श होता है। उस बैठक में बिहार की जो अपेक्षा है इस बजट से या केंद्र सरकार से, वो हमने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताई थी कि एक तो सबसे पहले जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिसको CSS कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसकी संख्या सीमित होनी चाहिए। लेकिन आज 2, 3, 4 गुना के आसपास, 100 के आसपास केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही है। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ाने से राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है और ये उस हालत में और दुखदाई होता है कि भारत सरकार कहती है कि योजना हमारी है केंद्र सरकार की और पैसा उसमें राज्य सरकार का भी लगता है। लेकिन अब योजना आपकी और उसमें आप कहिए कि 60 हम देते हैं, 40 आप दीजिए, और वित्तीय वर्ष का अंत होते होते पता चलता है कि आप 60 क्या 50 नहीं 40 दिया और 60 हम लोगों का लग गया। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पूर्णिया में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा रंग महोत्सव संपन्न हो गया। रंग महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन पूर्णिया के कला भवन में पश्चिम बंगाल और बिहार के पटना, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में कथक, ओडिसी, पारंपरिक लोक नृत्य, भरतनाट्यम के साथ साथ पारंपरिक फैशन शो का भी आयोजन किया गया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी और उप महापौर पल्लवी गुप्ता ने कलाकारों को सर्टिफिकेट प्रदान किया।
और लखीसराय की सीमा पर स्थित सिरारी को प्रखंड बनाए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सिरारी सहित 5 पंचायत के लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 29 जनवरी को शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांग पत्र सौंपेंगे। लोगों का दावा है कि सिरारी प्रखंड होने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिला का ये सिरारी इलाका है जहां एक प्रखंड बनने का सभी शर्त पूरा करता है। हालांकि यहां के लोग भी अब इसको प्रखंड बनाए जाने को लेकर एक बड़ा अभियान चलाए हैं, जिसे मुख्यमंत्री 29 तारीख को जो शेखपुरा आ रहे हैं उसे मान पत्र भी दिया जाएगा और डिमांड की जाएगी कि इसको प्रखंड बनाया जाए। यह हर मापदंड को पूरा करती है सिरारी, प्रखंड बनाने का हर मापदंड को सिरारी पूरा कर रही है। जैसे यहाँ रेलवे का भी यातायात है, सड़क का भी यातायात है, यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ +2 हाई स्कूल है, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है, डाकघर है, यहाँ मिडिल स्कूल है, यातायात का सारा सुविधा है। यहाँ 40 से 50 गांव का लोगों का बाजार है। यहाँ से कम 60 से 70 हजार यहाँ का आबादी है। मुख्यमंत्री जी के आगमन तक इसको चलाते रहेंगे, गांव-गांव जा करके। जिला में भी, मुख्यालय में भी, महसार पंचायत में भी आ रहे हैं। 29 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनको मैं ये दस्तखत का अथी सौंप देंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, विनती भी करेंगे सिरारी को प्रखंड बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अमोद कुमार। क्यों जरूरी है ये प्रखंड बन जाना, क्यों जरूरी? यह जो है 5 पंचायत का एक केंद्र बिंदु है सिरारी, इसीलिए हर हालत पर प्रखंड बनने का जगह जो है यही सुविधा अच्छा है। आओ विद्याशंकर। अगर ये सिरारी प्रखंड को अगर प्रखंड का दर्जा मिल जाता है तो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से इस तमाम एरिया के लोगों का विकास होगा। जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करने का और इसे प्रखंड का दर्जा देने का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।